हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 21th क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड विच वन इज अ मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 एंड वाई। ठीक है, SN1 के लिए पूछा है, पहला वाला पॉइंट तुम्हारा ये। ठीक है, SN1 तुम्हारा क्या होता है, ये बनाता है कार्बोकैटायन, याद है सबको। ठीक है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ये भी याद होगा। ठीक है, तो SN1 में सबसे पहले तुम्हें क्या क्या चीजें हेल्प करती है कार्बोकैटायन बनाने में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखो ऑर्डर एकदम सही लिखा हुआ है, देखो CH3। ठीक है, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, हमें ये बात पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब उसने बस ये पूछा है, यहां पर एक Br जोड़ दिया। ठीक है, और सेम चीज इसमें ही पर रही है, CH3 यहां पर C होगा, यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है, बस यहां पर जोड़ दिया आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जोड़ दिया, यहां Br जोड़ दिया। अब इसने पूछा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ब्रोमीन या आयोडीन। तो किस पे बेस पे जाओगे तुम, ऊपर से नीचे देखो, तुम्हारा फिर क्या आएगा, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे नीचे कौन सा है, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज बड़ी, और साइज बड़ी तो तुम्हारा न्यूक्लियस जो है कम चार्ज तक पहुंचा पाएगा, लास्ट सेल तक। ठीक है, तो यहां पर आयोडीन की क्या होती है, साइज काफी ज्यादा बड़ी। साइज क्या, साइज एटॉमिक साइज, एटॉमिक जो साइज है ये क्या होगी तुम्हारी, लार्ज होगी इसकी। वहीं पे ब्रोमीन की बात कर लो। ठीक है, कंपेयर अगर हम कर रहे हैं आयोडीन से, इसका एटॉमिक जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा आयोडीन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज छोटी होगी देन तुम्हारा क्या, आयोडीन। ठीक है, ये लिखना भी जरूरी है, वरना तुम कहोगे कि क्या कर दिया सर, आयोडीन से छोटी होगी। क्लियर है, तो जिसकी जितनी ज्यादा साइज बड़ी, ठीक है, वो ही उतना अच्छा क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप, वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। क्यों भाई, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इतना ही बड़ा साइज है तो वो धक्का मार के भगा देगा उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीविंग ग्रुप उतना अच्छा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा ये रिएक्टिव, ये हो जाएगा रिएक्टिव, इसी रीजन से रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने बोला एज कंपेयर टू दिस, ये नहीं बोला कि हर बार ही यही, हर बार ये नहीं। पता चला दूसरा यहाँ पे कंपाउंड आ गया, तुमने इसको बोला कि नहीं दूसरी वाला होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, कंपैरिजन चल रहा है, इसीलिए मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक साइज है वो होता है छोटा, छोटा होगा किससे, आयोडीन से। तो उसका जो भी टाइटली बाउंडेड रहेंगे तुम्हारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स, जब टाइटली बाउंड रहेगा तो वो जा नहीं पाएगा। वहीं पे बात करो आयोडीन की, वो दूर दूर प्रेजेंट है, उसके बहुत दूर इलेक्ट्रॉन है, उसके बहुत दूर इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पाया तो वो एक टाइम के बाद वो छूट के निकल ही जाएगा बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, गुड, अच्छा लीविंग ग्रुप। और अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा तो जैसे ही तुम्हारा ये निकल जाएगा बाहर आयोडीन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज। और हमें पता है SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लो, ये SN1 रिएक्शन में बनता है, इंटरमीडिएट जो होता है उसका वो बनता है कार्बोकैटायन, बस। ठीक है, अब यहाँ पे बात एक आती, अगर यहाँ पे वो सेकेंडरी कर देता, ठीक है, तब हम इसको बोलते, क्योंकि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गया। देखो अब तुम्हारा है
तुम्हारा सेकंड वाला पूछा है राइट द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन अ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH। डायरेक्ट की डायरेक्ट तुमसे रिएक्शन पूछ ली गई है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डॉस मेथड नाम से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्लोरोबेंजीन ऐसे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में बनाने वाला हूँ, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ नाइट्रो ग्रुप NO2। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो ऑर्थो मेटा पैरा, सही लगा है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं NaOH के साथ, और वो भी कौन सा, एक्वस। ठीक है, एक्वस NaOH क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, खुद जाके बैठ जाएगा, दूसरे को हटा देगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में है। अब देखो तुमको एनसीईआरटी में 3 चीजें दी गई हैं। एक तो जब उसने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगाया तब, ठीक है, सिर्फ ऐसे लिखा है Cl के साथ। ठीक है, तब उसमें टेम्परेचर भी उसने बहुत ज़्यादा लिया है, 600 करीबन। ठीक है, उसके बाद उसने करा एक कंपाउंड लगा दिया ऐसा वाला, तो ये वही रिएक्शन है। एक कंपाउंड लगा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी जल्दी होने लगेगी। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या अपने साइड खींचेगा, अपने साइड खींचेगा, तो इसको भगाने का ट्राई करेगा। क्लियर है, तो बस यही चीज़ है, अब ध्यान से समझते जाना। ठीक है, जब इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं, तो पहले हमें पता है, अभी बताया था हमने कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो क्या बना देगा ONA। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा NO2, तो पहले ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो H3O+ की प्रेजेंस में मैंने कर दिया, तो इसको भगा देगा Na को, ये क्या है खुद जाके बैठ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो क्या बन गया, ये देखो पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो तुम्हारा फिर बन जाए फिनॉल, खत्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, ये बन जाएगा NO2, खत्म, ये आंसर डायरेक्ट तुम्हारा ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल ऐसे बोल सकते हैं इसको मैं। क्लियर है ना, एक होता है तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उससे अलग क्वेश्चन बनता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड वाला पार्ट। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट बोल रहा है तुम्हारा वाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर, ध्यान से सुनना। ठीक है, इस पर ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सुनो भाई, इसने ये पूछा है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसका आइसोमर, आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, तो बात बस ऐसे समझो, क्या होता है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है, सारे जितने भी आइसोमर है एक दूसरे के, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। अब एक बार बताओ, कोई चीज है A और एक चीज है B। ठीक है, ये है A, ये है B, मेरे को ना ये अभी क्या है, आपस में मिले हुए हैं, इसको मुझे सेपरेट करना है, तो मैं इसने हीट दे दिया। अब मैंने एक बात और बोल दी कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो जैसे ही इसके बॉइलिंग पॉइंट के लगभग पहुंचेगा ये, तो दोनों उड़ जाएंगे। जब दोनों ही उड़ जाएंगे तो सेपरेट तो हुए ही नहीं ना, वो दोनों ही उड़ गए। ठीक है, तो अलग अलग कहाँ हो पाए, मतलब मेरा कहने का ये है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, जो उड़ने वाला टाइम है वो सब सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो कैसे करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो यही सिर्फ चीज़ें थी, ऐसे समझ लो, दो भाई प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। ठीक है, तो अब उनको हटाएं तो हटाएं कैसे। ठीक है, हीट दे के नहीं हटा सकते, क्योंकि फिर वो दोनों ही साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो वैसी बात है कि आइसोमर के लिए क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। तो बस यही रीजन है कि उसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये तुम्हारे आंसर हो गए। देखो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 22, एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद Br2KOH। आहा, ये रिएक्शन तो याद होनी चाहिए, डायरेक्ट रिएक्शन है भाई। ये देखो क्या है, Br2KOH, देखो एक ही रिएक्शन हो रही है, Br2 प्लस KOH, ये सब रिएजेंट है ना, बना रहा है B। क्या बनाया उसने, B, उसने बना दिया भाई B। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H7। ठीक है, C6H7N। ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। विच ऑन रिएक्टिंग विथ, आहा देखो, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, ये रिएजेंट भी याद होने चाहिए। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, CHCl3। ठीक है, और एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है, रिवाइज तो तुम कर चुके हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो डायरेक्ट रिएक्शंस है बेटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तुम्हें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। रिएजेंट लिख गया। ठीक है, प्रोड्यूसेस फॉल स्मेल। ठीक है, मतलब कुछ
सड़ी सड़ी सी स्मेल आ रही है, और बना रहा है कंपाउंड सी बना रहा है। ठीक, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएक नेम ऑफ अ कंपाउंड ए बी एंड सी। ठीक है, वो लिख देंगे हम। तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो ए बनाया बी, सिर्फ उसने ए बी का कंपाउंड दे दिया और हमें पता ये एरोमेटिक है और 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो एक चीज हमने गैस कर ली कि ये बेंजीन ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेंजीन। ये रहा बेंजीन तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही बेंजीन होगा। अब उसके बाद उसके ऊपर एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहां पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की जगह पे एक नाइट्रोजन जुड़ा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो यहां पे जोड़ दूंगा NH2, खत्म। ये बन गया क्या, बी तुम्हारा क्या है, एनिलीन है। बी है तुम्हारा एनिलीन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, ये कैसे बना होगा, ये कौन सी रिएक्शन है, चलो नाम लिख देते हैं इसका जल्दी से। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हॉफमैन बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि ब्रोमीन भी आ रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, और मैंने पिछले वाले में इसकी ट्रिक भी बताई थी। क्लियर हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहां पर हॉफमैन किसके साथ होगी, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, क्या ऐसा होगा, ऐसा जब भी बेंजीन के ऊपर ऐसा प्रेजेंट हो, C डबल बॉन्ड हो, ये NH2, तो ये क्या करता है, इसको भगा देता है CO को। इसी तो अपन क्या बोला था मैंने, कार्बन का डिग्रेडेशन हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो देखो भाई हुआ है। तो तुम्हारा A क्या है, तुम्हारा A ये वाला कंपाउंड है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना, बस। तो तुम्हारा A ये हो गया। अब बचा C। जैसे ही एनिलीन की रिएक्शन, ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है, याद रखना। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्लियर, ये रहा प्राइमरी अमाइन। अब ध्यान से सुनो, प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, रिमर टिमन रिएक्शन, यही है क्या, कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, रिमर टिमर कब होती है, वो तो अल्कोहल वाले चीज में थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बल अमाइन। तो इसको करो, यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन होगी, डायरेक्ट तुम्हारा इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम बता दो जरा। चलो, इंटरमीडिएट का नाम लिख लेना इधर। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनाइड, ये बना देगा नाइट्रोजन। ठीक है, साइनाइड, खत्म, आंसर। यही स्मेल कर रहा था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सुनो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन जानी पहचानी थी। एक तुम्हारी कौन सी थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और जो तुम्हारी ये वाली जो थी, इसका नाम क्या था, अभी बोला, कार्बल अमाइन। क्लियर है, ठीक है, तो ये तुम्हारे आंसर हो गए। चलो अब आगे चलते हैं। देखो 23 क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला है, ये पूरे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो हमेशा ऐसी चीजें लिखी रहती हैं, तो इनको ना थोड़ा ओपन करके लिखा करो। कैसे, कि तुम्हारा बेंजीन है ना, ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा मैं। देखो ये तुम्हारा बेंजीन है ना, और उसके ऊपर जुड़ा हुआ है तुम्हारा एल्डिहाइड, तो कैसे लिखूंगा मैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक H, ऐसा। अभी मत बोलना ये साइड में जोड़ा था मैंने, ऊपर लिख दिया, बात एक ही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लेंगे हम, तो नाम तो वही आएगा। ठीक है, अब इसने लिखा है NaCN। ठीक है, NaCN को मैं ऐसे लिख रहा हूँ Na, और ये लिख रहा हूँ CN। ठीक है, कैसे क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। NaCN के साथ रिएक्शन हो रही है, ऐसे लिखा है मैंने। ठीक, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये होगा तुम्हारा बॉन्ड की शिफ्टिंग, इधर ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पे क्या अटैक करेगा तुम्हारा साइनाइड, नेगेटिव पे क्या करेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे सोडियम, तो ऐसा बन जाएगा। देखो ये तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर C के ऊपर जाएगा O, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाएगा तुम्हारा H ऑलरेडी था। ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे जुड़ जाएगा साइनाइड SaCN। क्लियर है, उसमें डाल दिया गया है HCl। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा H, खत्म। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे करा दूं सीधे रिएक्शन और HCl की प्रेजेंस में, तो तुम्हारा डायरेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, पढ़ा होगा तुमने साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, समझने के लिए ऐसे लिख लो। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसे बनता है, मैंने बता दिया, ऐसा बनेगा। ठीक है, C यहाँ पर O और H, यहाँ पर साइनाइड ऐसे लिख देना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, खत्म। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इजी। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला बोल रहा है C6H5CH2 दो बार जुड़े हुए CD से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, देखो C6H5, ठीक है, यहाँ पर CH2 है, CH2 लिखा, ये जुड़ा है CD से। ठीक है, ये भी देखो C6H5CH2 से जुड़ा हुआ है।
अब रिएक्शन देखना कैसे होगी, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट है CH3COCl, यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3, ठीक है, CO और ये तुम्हारा Cl। अब ध्यान से देखना, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा यहां से, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो ऐसे, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, क्या बच गया CD। और कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है दोनों के, ठीक है। इसका एक लिखा है मैंने, 2 मॉलिक्यूल है मगर। तो क्या होगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से CD जाएगा, क्या बन जाएगा देखो यहां पे तुम्हारा निकल जाएगा -CdCl2। कंपाउंड बनता है, ये बनता है ना, ठीक है। यहां से निकल गया CdCl2, बचा कुचा साथ में जोड़ दो, ठीक है। तो देखो अब मैं सिंगल में लिख रहा हूं, दोनों के दोनों 2 मॉलिक्यूल थे तो ऐसे लिख रहा हूं 2, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा C6H5, ठीक है, CH2 जुड़ा किससे, इसके CO से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पे जुड़ गया CH3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन गए पूरे। देखो 2 क्यों लगाया, ये 2 प्रेजेंट थे तो ये तुम्हारे 2 हो गए, ठीक है। ये भी तो 2 प्रेजेंट थे, मैंने लिखा 1 है लेकिन थे तो 2 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 2 प्रेजेंट हो गए, निकल क्या गया CdCl2 निकल गया बाहर। CD की वैलेंसी 2 प्लस Cl की कितने हैं, देखो कितने Cl निकले होंगे 2, क्योंकि 2 थे तो एक जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो 2, ठीक है, ऐसे 2 बार प्रेजेंट है ये। क्लियर, काफी ज्यादा इजी। अब देखो नेक्स्ट, देखो थर्ड वाला बोल रहा है ये रिएक्शन हो रही है इस कंपाउंड की Br2 रेड फॉस्फोरस के साथ, इसी रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन, हेल्वोजार्ड रिएक्शन, ठीक है, यही होती है। क्लियर है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अल्फा कार्बन पकड़ो, हेलोजन ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये होगा, ये तुम्हारे बीटा होंगे, ये तुम्हारे बीटा होंगे, काफी ज्यादा इजी। अल्फा पे क्या करना है, एक ब्रोमीन को जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, देखो CH3, इस वाले कार्बन पर दूसरा CH3 भी जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, इसको हटा दो, यहाँ Br जोड़ दो, और ये COOH। अब ऐसा मत कर देना क्लास वहां पे एग्जाम में कि यहीं पे Br ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, फिर एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, देखो 1 2 3 4 और ये तुम्हारा 5, ठीक है, वो ऐसे लिखेगा 5 मार्क्स गए ठीक है, ऐसे लिख देगा। क्लियर है, तो ये तुम्हारे सारे के सारे हो गए आंसर। ये बनाएगा साइनोहाइड्रेन, ये तुम्हारा कंपाउंड बना देगा। देखो यहाँ पे क्या बना, ये कीटोन टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो ये कीटोन दिख रहा है ना, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ दिया हमने। देखो 23 का और वाला क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, काफी ज्यादा इजी ही होने वाला है, मेरे को पता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन की बात कर रहा है, तो सिंपल से ऐसे लिखूंगा मैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा CH3, ठीक है। किसके साथ बोल रहा है, इस ट्रीटेड विद डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस, मतलब ये तुम्हारा क्या है, बेस। समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये रिएक्शन होती है तुम्हारी कौन सी, ये रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसको मैं एक और बार लिखूंगा ऐसे H, ठीक है, CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O और तुम्हारा CH3, ठीक है। एक तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखते चलो, यहां पर अब ये होगा शिफ्टिंग, किसकी शिफ्टिंग, देखो यहां पर शिफ्ट होगा, इधर ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। यहां से H प्लस निकलने वाला है, H प्लस एक्ट करेगा किधर, इधर, और यहाँ पे जो CH2 माइनस बनेगा ये किस पे जाके रिएक्शन करेगा, कार्बन के ऊपर। इतना क्लियर हो गया। तो चलो सारी की सारी चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये C, यहाँ पर चीज चेंज हो रही है, ये CH3, ठीक है, इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ। अब चेंज होगा कहाँ पे, इस सब में, तो मैं उसको अलग चीज से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर O के ऊपर आ गया H, दिख रहा है, O के ऊपर आ गया H, ये वाला H प्लस में जाएगा, बचा क्या तुम्हारा ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जुड़ गया किससे, कार्बन से जाके CH2, ये बन गया तुम्हारा C, ठीक है। ये देखो CH2, बाकी का प्रोडक्ट पूरा सेम, C डबल बॉन्ड O और CH3। ऐसे चेक कैसे करते हैं, हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा, ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा, ठीक है। देखो क्या बना, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो ये तुम्हारा आंसर सही आया है, मतलब, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं इसको, एल्डोल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, काफी ज्यादा इजी था, कुछ नहीं हुआ। देखो यहां पर होगी बॉन्ड की शिफ्टिंग, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यहां पे जाएगा नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। H प्लस किस पे जाके जाएगा, नेगेटिव पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और CH2 बनाएगा जो कि नेगेटिव बनाएगा, मतलब एनायन बनाएगा, वो किस पे जाके अटैक करेगा, कार्बन के पॉजिटिव पर, तुम्हारा सीधा सीधा सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारी हो गई पहली वाली। चलो अब देखो दूसरी वाली, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इज ट्रीटेड विथ ZnHg कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर है एसीटोफिनोन, मतलब एक कार्बन वाला तुम्हारा क्या है, फिनोन बनाना है। सबसे पहले फिनोन बना देता हूँ, ये देखो ये रहा फिनोन, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O होगा, यहीं पर जुड़ा हुआ है एक और कार्बन ऐसे। जब इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ZnHg HCl के साथ, HCl के साथ, वो भी कौन सा HCl, कंसंट्रेटेड, क्या होगा, डायरेक्ट ये क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, देखो डायरेक्ट अल्केन ऐसे, ये रहा तुम्हारा अल्केन, डायरेक्ट इसको रिड्यूस कर दो, CH3 खत्म, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब भी ये रिएजेंट आ जाए ये क्या बनाएगा तुम्हारा, अल्केन, डायरेक्ट अल्केन बनाता है, किसको, मगर कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनाइल कंपाउंड को, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड को। क्लेमेंसन याद है, ठीक है, वैसे ही कुछ रिएक्शन। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर रिएक्शन बोल रही है, बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, ठीक है। यहां पर फिर से पढ़ लो, क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल मतलब C डबल बॉन्ड होगा क्या, ठीक है। बेंजोइल मतलब कि एक कार्बन उसके ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है, उसकी रिएक्शन हो रही है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा, काफी ज्यादा इजी। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे ये तुम्हारे 2 हो गए हैं, ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ये तुम्हारे 2 हो गए यहाँ पे। अब अपन तीसरा देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, क्या है तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल को मैं ऐसे लिखूंगा बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजाइल, इसके ऊपर है क्लोराइड, तो ये रहा तुम्हारा क्लोराइड, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन है ये पूरी पूरी, ठीक है। क्या बनाता है ये बनाता है तुम्हारा एल्डिहाइड, ये सबको पता है, डायरेक्ट बनता है तुम्हारा किसका, ये बना देगा तुम्हारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, खत्म, डायरेक्ट रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। समझ में आ गया था ना। यहां पर क्या हुआ, ये तुम्हारी कौन सी थी, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल, ठीक है। इसमें क्या बनता है तुम्हारा, इसमें अल्कीन बनता है, क्लेमेंसन टाइप की, ठीक है। और तुम्हारा ये कौन सी रिएक्शन है बता दो आप, इसका नाम तो पता ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट तुम्हें रिएक्शन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारी, ये प्रिपरेशन होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इससे तुम क्या बना सकते हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ये डायरेक्ट किससे आया था, प्रिपरेशन चीजों से आया था। क्लियर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रिपरेशन से आया था। चलो ये तुम्हारा होगा 23 का और वाला। देखो 25th वाला तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है, ये बोल रहा है तुम्हारा ई सेल फॉर अ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इतना है 2.71 वोल्ट है ना। तो ये तुम्हारी रिएक्शन है, MgCu2+ बना रहा है Mg2+ और तुम्हारे कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब कैलकुलेट बना रहा है, कैलकुलेट करना है तुम्हें ई सेल फॉर द रिएक्शन, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट अपना क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होगा, ये सबको पता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, अगर तुमने क्या करा, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इक्वल प्रोवाइड करी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एक्सटर्नल हो रही है, जो बैटरी से आती है, ठीक है, उसके अपोजिट प्रोवाइड करी, जैसे तुमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, अगर तुमने इसके अपोजिट प्रोवाइड करी इसके, तो क्या होगा, अपोजिट फ्लो होने लगता है। वो मैं बताऊंगा अभी, पहले अपन यहाँ पे देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। तो मैं ई सेल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल होता है तुम्हारा ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 0.06 लिख रहा हूं, 59 होता है अपॉन n, ठीक है। ये होता है लॉग Q, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी प्रोडक्ट हैं और कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट हैं वो, ठीक है, यही होता है तुम्हारा,
चलो देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या है। प्रोडक्ट तुम्हारा गिवन है Mg2+, ठीक है, और है तुम्हारा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, है ना। फिर जहां पे बात कर लेते हैं अपन रिएक्टेंट की, तो वो है तुम्हारा Mg जो कि सॉलिड में है, और Cu2+ जो कि किस में है, एक्वस फेस में। क्लियर हो गया। अब एक बात, सॉलिड का अपन जो एक्टिव मास है वो 1 मान के चलते हैं, तो यहां से Cu गया, यहां से Mg गया, ठीक है, दोनों का अपन 1 1 मानते, इसलिए मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, ये आएगा। क्लियर हो गया। चलो अब यहां से ई सेल की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो कितना आएगा ध्यान से देखना। ई नॉट सेल हमें गिवन है कितना, 2.71 गिवन है, माइनस एन मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहा है तुम्हारा, वो होता है एन, ठीक है। तो इसको एन को कैसे देखूंगा मैं, यहाँ पे देखो कोई भी एक रिलेशन के बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो Mg जो 0 में था, यहां पर जाकर किस में चला गया, 2+ में, तो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। किसी एक को भी देख के निकाल सकते हो। सेम चीज इसमें होगा, देखो Cu2+ जा रहा है किसमें, 0 पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन कर लिया, ठीक है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ही खेल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.06/2। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने वाली लॉग की बात है। लॉग ध्यान से देखना, लॉग, ठीक है। Mg2+ को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे 0.001 है, ऐसा है ना, 0.001 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 × 10⁻³ ठीक है, ऐसे लिखूंगा। और तुम्हारा कितना है, 0.01 है कॉपर का, ये रहा तुम्हारा Mg2+ का। कॉपर 2+ का कितना है, यहाँ पे देखो 0.01 है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 × 10⁻² लिख सकता हूं। क्लियर है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और लेके आएंगे आंसर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1 × 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 1 × 10⁻², ठीक है। कट कर दो यहां से, तो क्या बच गया, 10⁻⁻1 बच गया, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, लॉग अगर a की पावर -n है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -n log a, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो -1 आ रहा है, ये 10 की कैसा आएगा, देखो एक बार, log 10⁻⁻1 है, यहाँ पे क्या है, -0.03 हो जाएगा ये, ठीक है, और 2.71 ये प्रेजेंट है ई सेल। कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप इसकी ये आएगी। अब ये -1 है, ये आगे आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, देखो -n हो जाएगा ना, ये आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.71 प्लस 0.03, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2.74, ये हो जाएगा तुम्हारा ई सेल 2.74 प्लस में, ये इसके आएगा। तो ई सेल की वैल्यू आई 2.74। क्लियर हो गया था ना, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा इसकी बात आ गई। अब जो तुमसे नेक्स्ट पार्ट पूछा गया, क्या पूछा है, अगर तुम क्या कर रहे हो, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, देखो, ठीक है, ये तुम्हारा बीकर, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बीकर, है ना, ऐसे मान लेते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे गए हैं, ठीक है। यहां से तुम्हारी एक बैटरी लगी हुई है, ऐसा, ठीक। एक मान लेते हैं ये तुम्हारी किसकी रॉड है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, Mg2+ दे रहा है, तो ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा Mg की है, ठीक है। ये तुम्हारे किसकी है, कॉपर की है, और ये तुम्हारा क्या होगा, कैथोड हो गया। कैसे जाना मैंने, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो अपन ने क्या, एनोड पे इसको लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो बैटरी है, कौन सी वाली, ये जो बैटरी है, इसका जो चार्ज है तुमसे E0 कितना दिया है, 2.71 वोल्ट, ठीक है। तो इनिशियली अगर इसका जो 2.71 से कम रहा, मतलब जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ठीक है, अगर ये 2.71 से कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तब क्या होगा, यहां से एनोड है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है यहां से, ठीक है। तो करंट कहां से जाएगा, करंट आएगा कॉपर से मैग्नीशियम तक, ठीक है। मतलब अगर 2.71 से कम वोल्ट रहा एक्सटर्नल आपका पोटेंशियल, तो तुम्हारा जो जैसा फ्लो है वैसा ही रहेगा, कॉपर से आएगा किस साइड, मैग्नीशियम साइड, ये रहेगा किसका, करंट का फ्लो, ये रहेगा करंट का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का उल्टा रहेगा, मगर इलेक्ट्रॉन का अगर पूछ लिया तो बोलोगे मैग्नीशियम से कॉपर। क्लियर। अब मान लो, अब देखना अच्छे से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो फ्लो हो रहा था, ये जो फ्लो हो रहा था नॉर्मल फ्लो, इसको अब अगर आके दूसरा अपोज कर दे, मतलब इसके अपोजिट में
ज्यादा चार्ज में देने लगूं, ज्यादा पोटेंशियल में देने लगूं, तो क्या होगा, ये जो फ्लो है ये बिगड़ जाएगा और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या जा रहा है, ये चार्ज जा रहा है, उसके अपोजिट होने लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो फिर से। यहां पे फ्लो अभी नॉर्मल हो रहा था, ठीक है, कोई रोका टोकी नहीं थी, कोई रोका टोकी नहीं थी, तो नॉर्मल फ्लो हो रहा था, जैसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट करंट आ रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो पोटेंशियल से ज्यादा देने लगा मैं, ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, 2.71 से, जो कि नॉर्मल सेल का था, इससे ज्यादा अपोजिट देने लगा। तो अब जो फ्लो है वो कैसे होने लगेगा, वो उल्टा होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कॉपर से मैग्नीशियम, तो तुम्हारा करंट कैसे फ्लो होगा फिर, मैग्नीशियम से कॉपर। ठीक है, तो जैसे ही 2.71 से ज्यादा मैंने क्या दिया, एक्सटर्नल दिया, ठीक है, तो यहां पर फ्लो उल्टा हो जाएगा मैग्नीशियम से कॉपर, और इलेक्ट्रॉन का फिर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन का भी उल्टा हो जाएगा, तुम्हारा किससे हो जाएगा, कॉपर से मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। सिंपल सी बात ये थी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बस यही चीजें थी, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, यही तुम्हें बताना था। चलो ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन अपना 25th खत्म हो गया है, अब अपन आगे चलेंगे। देखो 25th का और वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे, अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वॉज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मतलब एक ही करंट है, 2 सेल के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है, कनेक्टेड है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तुम्हारा FeSO4 और ZnSO4 अलग अलग है। ठीक है, तो चलो अपन एक मान लेते हैं 2 सेल हैं, ठीक है, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। ठीक है, अब 2 सेल हैं ऐसा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे इसके अंदर ऐसे, ये एक दूसरे से, एक ये कनेक्ट है और सेम से तुम्हारे कुछ से क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी से सेम पूरा का पूरा दोनों सेल कनेक्टेड है। ठीक है, एक का सॉल्यूशन है तुम्हारा FeSO4 और एक में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ZnSO4। कैसे टूटेगा, ये Fe2+ में टूटेगा, ये Zn2+ में टूटेगा, ऐसे टूटेगा। ठीक है, ऐसे टूटेंगे। इतना क्लियर हो गया। मतलब एक चीज तो तुमने समझ ली होगी कि ये जो है सेम करंट फ्लो हो रहा है, दोनों सॉल्यूशन में सेम करंट है, और सेम की बात आ जाती है तो अपना एक लॉ लगता है। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, FeSO4 एंड ZnSO4 दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि यहां पर तुम्हारा क्या है, क्या डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर आयरन डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर आयरन डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, आप बैटरी के साइन पे मत जाना, एनोड कैथोड किसी को भी दे दो अभी समझने के लिए। ठीक है ना, तो चलो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, अब जब तक ये डिपॉजिट हो रहा है कितने टाइम लग रहा होगा, जब तक ये डिपॉजिट हो रहा है कितना फ्लो हो गया होगा तुम्हारे करंट का। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल Y। ठीक है, इसका भी ये बताना है कि यहां पर Zn का कितना डिपॉजिट हो गया होगा। ठीक है, तो दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो तुमसे मास डिपॉजिट, दूसरा तुमसे टाइम पूछ लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक में FeSO4 डाला हुआ है, एक में ZnSO4 डाला हुआ है। ठीक है, अब उसने पूछा है अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe, यहां पर जब तक क्या हो रहा है 2.8 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है किस पे, कैथोड के ऊपर, तो बताओ कितना टाइम लग रहा होगा, या फिर हाउ लॉन्ग पूछ लिया तुमसे अगर, तो ये क्या पूछ रहा है तुमसे, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुमसे, टाइम। डिड द करंट फ्लो, तो कब तक करंट फ्लो हो रहा होगा, और तुमसे एक चीज और पूछिए, कैलकुलेट करना है कि कितना मास Zn का डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें गिवन है, तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है W इज इक्वल टू होता है Z इंटू आई इंटू टी, क्योंकि ये लॉ अपन कौन सा वाला लगा रहे हैं, ये लॉ लगा रहा है तुम्हारा कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। क्यों सर, क्योंकि मैंने जो बताया था लाइव क्लास में, जहां पर भी सेम चीज की बात आ जाए। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो सेम करंट, एक ही करंट है, सेम करंट की बात हो रही है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, वो भी 2 एम्पियर, एक ही करंट फ्लो हो रहा है। जहां पर भी बात आ जाती है डिपॉजिट की, सेम करंट की, तो तुम कौन सा लगाओगे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, W इज इक्वल टू ZIT होता है, ZIT होता है। ठीक है, Z क्या होता है तुम्हारा, Z इज इक्वल टू होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन तुम्हारा क्या होगा, वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वैलेंसी, फैराडे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, Z। चलो देखो यहां पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास
अपॉन वैलेंसी ये होता है, ठीक है, ये वाला होता है वैलेंसी के अपॉन में और वो वाला होता है फैराडे में, ठीक है। सारी वैल्यूज को अपन पुट करते हैं, चलो देख लो। W इज इक्वल टू यहां पर तो मैं क्या पुट करना है, इक्विवेलेंट वेट, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, देखना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे मतलब 96500, देखो ये पूरा के पूरे यहां पे गिवन है, इनटू आई के तब का तुम्हारा फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। टाइम तुम्हें नहीं पता, टाइम ही तो निकालना है, ठीक है। टाइम कब निकालना है, जब तुम्हारा वेट कितना हो गया डिपॉजिट, 2.8 डिपॉजिट हो गया, देखो लिखा हुआ 2.8 ग्राम Fe का, ठीक है। आप डायरेक्ट पर निकालेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, 965 को यहाँ पे ले आओ, 96500, ठीक है। यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है 56, तो ये हो गया 56 अपॉन वैलेंसी कितनी दी है, देखो Zn2 प्लस है तो ये हो जाएगा 2, ठीक, इंटू 2 इंटू टी, टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, अब बहुत ईजी हो गया, देखो टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ठीक है, सब के सब इधर, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है, 96500 इंटू 2.8 इंटू 2 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 56 इंटू ये 2, क्लियर, काफी ज्यादा इजी, इज इक्वल टू टी, ठीक है। मैं पॉइंट अगर रिमूव करूं हो जाएगा 28 टू जा तुम्हारा 56, ठीक है, पॉइंट रिमूव तो ये हो गया 20, ठीक है, 2 से 2 गया, ठीक है, यहां पे क्या 1 0 से 1 0 कैंसिल, जब इसको निकालोगे तो जाएगा 4 8 2, यहां पे जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 4825 सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम, मतलब इतने सेकेंड लग रहे हैं किसमें तुम्हारा, इतना 2.8 आयरन डिपॉजिट होने में इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्या किया, एक बात ध्यान से सुनना है तो सुन लो। यहां पर हमें पता था कि टाइम के निकालने की सिर्फ एक ही फॉर्मूला ये वाला लगेगा, W इज इक्वल टू Z इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। Z होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन तुम्हारा फैराडे, क्लियर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया अपन ने, देखो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, ये होगा तुम्हारा फैराडे इधर, क्लियर। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, टी को यहीं पे रहने दिया, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये सारे की वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, क्लियर, काफी ज्यादा इजी। अब तुमसे पूछा है क्या मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये काफी इजी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्या होने वाला है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें पता है क्या होता है W, ठीक है, W ऑफ तुम्हारा आयरन अपॉन W ऑफ जिंक इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ तुम्हारा क्या आयरन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ऐसा होगा। फॉर्मूला होता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है, तो मैंने 1 2 की जगह पे आयरन और जिंक लिखा है, ठीक। यहां पर गिवन वेट ऑफ कितना गिवन है, देखो 2.8 डिपॉजिट हो रहा है और हमें यहां पर निकालना है कितना डिपॉजिट हो रहा है जिंक, आयरन कितना डिपॉजिट हो रहा है 2.8, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, आयरन का लिख रहा हूं सबसे पहले, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है, इनटू में लेके आ रहा हूं इसको तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलेंसी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मतलब वेट है ये, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज जाओ, ये है वेट, ऊपर लेके आऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ये अपन को पता है। चलो अब देखो, ये हो जाएगा 2.8 अपॉन WZN जो जितना डिपॉजिट हो रहा है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ तुम्हारा क्या है, ये आयरन का कितना है, देखो आयरन का दिया है 56 अपॉन क्या है, सब की वैलेंसी है 2 इंटू 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, देखो इसका 65.3 गिवन है, ऐसा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज को अपन निकाल लेंगे, अब कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। Z यहाँ पे उसको ऊपर लेके जाओ, बाकी सबको नीचे ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ठीक है, 2.8 इंटू 2 इंटू 65.3 अपॉन, ठीक है, ये जाएगा नीचे 56 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा क्या WZN, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको फिर से वैसे ही काटूंगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 2 टाइम्स 2 से 2 गया, यहाँ पे क्या बचा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तुम कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.53 और 2 से काटोगे तो हो जाएगा 3.2
6 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.26, देखो साहब ग्राम में है तो ये हो जाएगा ग्राम, इज इक्वल टू WZN, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वरना फिर बहुत ईजी है। क्या करो तुम, इसको काट दो, 28 का पॉइंट रिमूव किया तो ये हो जाएगा 28, पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसलिए मैंने इंटू 10 से कर दिया तो हो गया वो 20। 28 2 जा कितना होता है 56, 2 से काटा, 2 से 2 को काट दिया, बचा 10, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया, 2 इंटू 10, 10 से डिवाइड कर लो इसको तो हो जाएगा 6.53, बचा 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो 3.26। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा गिवन वेट, कितना Zn डिपॉजिट हो रहा है, वो हो रहा है तुम्हारा 3.26 Zn डिपॉजिट हो रहा है, और टाइम अपन ने अभी देखा। क्लियर, काफी ज्यादा इजी था, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं थी। क्या क्या हो गया है देखो, टाइम के लिए हम हमेशा ये लगाएंगे Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 लिखी हुई है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट में अगर फंस रहे हो तो वो भी लिख लो, वो क्या होता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। यहां से तुम्हारा पूरा का पूरा एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद तुम्हें पता है कि दो चीजों का मास गिवन है, तो हम लिखते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। 1 को यहां पे मान लो तुम Zn, 2 को यहाँ पे मान लो तुम क्या मानोगे, यहाँ पे 1 को मान लो Fe और उसको मान लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। 1 को तुम मान लेना Fe और 2 को मान लेना Zn, क्योंकि अपन को गिवन नहीं है, अपन उसको 2 लेके चलते हैं, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो अब इसका जो B और C पार्ट थे तुम्हारे, मतलब B पार्ट तुम्हारा क्या था, ये नॉर्मल सा था, एक कर्व दे दिया था, ठीक है। उसमें तुमसे ये पूछा था इन अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी और तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। फॉलोइंग कर्व आर ऑब्टेन फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट, A और B इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछा है प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा नेचर होगा, मतलब वीक होगा या स्ट्रांग होगा, ये तो बताना, ठीक है। हम सबको एक बात पता है, जो भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन पे आके क्या करता है, कट करता है, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कभी कट नहीं करता, जिसके लिए अपन एक तुम्हें फॉर्मूला निकाला गया था, उससे अपन उसको निकाल नहीं सकते, इसके बाद ही तुम्हारा कोलर वॉश आया था, ठीक है। तो हमें पता है, जो फिर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो A तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वहीं पे B तुम्हारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे निकाला, ऐसे निकाला, देखो ये हमें पता है, ये B क्या है, एक टाइम के बाद ना वो C से ऊपर जाने लगेगा ऐसे, लेकिन वो कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। वहीं पे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की, ये तुम्हारा जो क्या है स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हारा वीक है, ठीक है। ये एक टाइम के बाद क्या करेगा, एक टाइम के बाद अगर मैं इमेजिनरी लाइन बनाऊं, ये यहां पे आकर कट कर देगा, मतलब उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो एक टाइम के बाद 0 हो जाएगा डाइल्यूशन के ऊपर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कट करेगा स्ट्रॉन्ग वाला, क्लियर हो गया, तो तुम्हारा ये हो गया। और तुमसे भी सेकंड पूछा है व्हाट हैपन ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ तुम्हारा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट A एंड B। तो एक बात बता रहा हूं कि जैसे अगर तुम आगे कर्व बनाते हो कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का, तो A जो है वो क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, मतलब ये यहां पे आके कहीं ना कहीं कट करेगा, जो अपन ने भी बात करी। लेकिन B क्या है, B नेवर बी 0, B जो रहता है वो एकदम पॉजिटिव रहता है, B पॉजिटिव रहता है, वो B पॉजिटिव, मतलब वो कहता है मैं कभी 0 नहीं होऊंगा। तो जो तुम्हारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे तो उनका कंसंट्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं वो पूरे अच्छे से, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, B 0 नहीं होगा कभी, और A तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे तो कट करेगा वो, ठीक है, इंटरसेप्ट बनाएगा वो। क्लियर है, तो ये तुम्हारा बहुत इजी सा आंसर था। देखो B पार्ट तुम्हारे कौन कौन से हैं, दो अपने B और C पार्ट इसमें साथ में देखेंगे, ठीक है। B पार्ट है तुम्हारा राइट मैकेनिज्म दी फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, इसकी तुम्हें मैकेनिज्म लिखनी है, तो बहुत इजीली लिख देंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, तो इसको ऐसे लिखूंगा। देखो मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मैकेनिज्म की बात कर रहा है अपन, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म की बात चल रही है इधर। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, तो CH3 ये H, यहाँ पर H, ये H,
सिंगल बॉन्ड CH2 तो होगा कितने हाइड्रोजन हो गए 5, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी थे, 2 कार्बन थे, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये तुम्हारा ऐसा, ठीक है। और अब जब भी मैग्नीशियम लिख रहे हो तो पूरी चीज बताओ, इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, क्लियर है। अब ये क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो H2SO4 क्या देगा अपना, H+ आयन देगा, ठीक है, किस में देगा, वाटर के अंदर देगा, ऐसे लिख दूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं H3O+, बात एक ही है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से चीजें देखते चलो, अब क्या होगा इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो H+ है, ये जो लोन पेयर है, इस पे आके अटैक करेगा, ठीक है। ये जो क्या है तुम्हारा, वाटर निकलना है इसमें से, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक हमेशा चीजें याद रखना, H2SO4 होता है बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है अपन ने बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये क्या करेगा, -H2O, इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। अब ध्यान से सुनना कैसे निकलता है, वही बस पढ़ना है तुम्हें। देखो ये H+ आएगा, इस पे आके अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पर तुम्हारा ये बनेगा C, ये C, यहां पर H, ये H, ठीक है। इन हाइड्रोजन पे अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहां पर चीजें क्या होने वाली है, ये ऑक्सीजन पे आया, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अब देखो इसने क्या किया है, लोन पेयर पे आके अटैक किया इस पर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन बना रहा है 3 बॉन्ड, तो यहां पे इसके ऊपर जाएगा प्लस चार्ज, क्लियर, क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्लियर है। तो ये हो गई तुम्हारी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में यहीं से कंटिन्यू करना है, तुम लोग यहां पे नीचे से लिखना, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा बना, ठीक है, यहां से ये रिमूव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा तो अब देखो क्या होगा, यहां से निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, क्यों बना, ध्यान से सुनना, ये जो बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन लेके भी कौन भाग गया, तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में शेयरिंग होती है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो क्या हो गया, देखो यहां पर अभी तो मैंने ऐसे लिखा है, इसको समझने के लिए ऐसे लिख लो, ठीक है। ये H इसके पास था, ये ऑक्सीजन और ये एक हाइड्रोजन, ऐसा, ये H2 यही होता है, ठीक है। जैसे ही इसके पास एक लोन पेयर तो ऑलरेडी था, एक लोन पेयर तो ऑलरेडी था ना, देखो 2 के कारण जब जुड़ा था तो एक लोन पेयर तो उसके पास अभी भी है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी लेके भागा और खुद का भी इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो दूसरा लोन पेयर वापस आ गया, तो ये क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल वापस बन गया, समझ में आ गया इतना, ठीक है। मतलब शेयरिंग से हो रहा था ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ गए, बस यही मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ गए। अब क्या बन जाएगा, देखो ऐसा, ये बन जाएगा H C, यहां पर H, यहां पर H, CH2, ये हो गया, ये बन गया कार्बोकैटायन, क्या हो गया, देखो क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागा था इसीलिए कार्बन हो गया डेफिशिएंट, उसको अपन ने प्लस साइन से शो करते हैं, क्लियर हो गया इतना, ठीक है, काफी ज्यादा इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये हो गई तुम्हारी कौन सी स्टेप, सेकंड स्टेप। अब जब थर्ड स्टेप लिखोगे तो इसके नीचे लिखना तुम, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल पहले आएगा, तो अब जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब देखो ये प्लस है, ठीक है, ये जो आ रहा तुम्हारा प्लस दिख रहा है ना, तो अब क्या करेगा, ये एक अपना हाइड्रोजन को कर देगा लूज बाहर और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग कर देगा इधर, क्यों, हमेशा याद रखना प्लस के साइड बॉन्ड जाता है, ठीक है, अपन ने रेजोनेंस में भी पढ़ा है, प्लस के साइड जाएगा बॉन्ड, ठीक है, और नेगेटिव क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये अपन आगे बात करेंगे नेगेटिव का, अभी यहाँ पे समझो क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, है ना, और बाकी का तुम्हारा कैसे बनेगा, ऐसे देखो, ये C, यहां पर H, ये एक H, ठीक है, ये C, यहां पर एक H और एक H, क्योंकि एक H इसका निकल गया बाहर तो यहां पे लिख दूंगा -H+, क्लियर, ठीक है। तो देखो तुम्हारा बन गया, यही है पूरी मैकेनिज्म इसकी। क्या क्या हुआ अब ध्यान से सुन लो, यहां पर तुम्हारा अल्कोहल था, एसिडिक मीडियम में कराया, इस लोन पेयर पे आके अटैक किया इसने H+ ने, बन गया क्या, ये H+, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये OH ऐसे बन गए, क्लियर हो गया, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर आके ऐसे बॉन्ड हुआ, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से ऐसे शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक लोन पेयर पे आके ऐसा हुआ। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में जब ये निकल जाएगा मॉलिक्यूल, जैसे ही ये निकलेगा मॉलिक्यूल, ये H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड की होगी शिफ्टिंग, ये बॉन्ड आएगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड, इसकी पूरी हो गई, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, देखो 1 2 3 4, तो अब कोई चार्ज नहीं बचा, अब कोई प्लस चार्ज नहीं बचा, लेकिन बात ये हुई है कि हाइड्रोजन निकला है तो अपन ने उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला है, यही होती है मैकेनिज्म, ठीक है, जिसी को अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यही तुम्हारा है।
मैकेनिज्म यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो मगर तुम ऐसे लिखना, ये पहली स्टेप थी, ठीक है, यहाँ तक, फिर दूसरे स्टेप में यही मॉलिक्यूल प्रकाशन हो जाएगा, और फिर तीसरे स्टेप में तुम्हारा ये वाला पहले से स्टार्ट होगा, 3 स्टेप में होता है, ठीक है। चलो अब अपन देखते तुम्हारा कौन सा सी पार्ट। देखो सी पार्ट, देखो अब सी पार्ट क्या बोल रहा है तुम्हारा, वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं हम फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल, और एक साइड लिख रहा हूं मैं बेंजीन, एक साइड लिख रहा हूं मैं बेंजीन, ठीक है। सारी चीज अपन ने लिख ली है, एक तुम्हारा फिनॉल, एक तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। आप समझते चलो, सब अपन ने लिख लिया है। यहां पे फिनॉल क्या होता है, O, ये होता है H, ठीक है। O के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स हमेशा, और ये जुड़ा होता है किससे, बेंजीन से। इसी को अपन कहते हैं क्या, फिनॉल, इसको हम बोलते हैं ऐसे फिनॉल। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन खाली, इसके ऊपर कुछ भी नहीं जुड़ा रहेगा, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कहते हैं अपन बेंजीन। क्लियर, यहां पर किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, ऐसा स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो, हमने क्या बोला, ये खाली है, यहां पर OH जुड़ा है, और ऑक्सीजन के ऊपर हमें दिख रहे हैं लोन पेयर्स। अब क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो लोन पेयर जो क्या करता है ना, वो तो नॉर्मल भी करेगा, ठीक है। यहां पे क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना शिफ्ट करेगा, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिस्टम के अंदर, उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है तुम्हारा वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये डेफिशिएंट होता है, ठीक है। अब यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। यहां पे फिर से आएगा, फिर शिफ्टिंग होगी, फिर यहां पे शिफ्टिंग होगी, ऐसी शिफ्टिंग के कारण यहां पे क्या होगा, सारे के सारे के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे उसका, तो यहां पर क्या आता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर देखो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अगर वो उस सिस्टम के पास जाए जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहे हैं उसको, तो वो रिएक्शन क्या करेगा, इजीली करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें बेंजीन के पास, बेंजीन के पास कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन देने वाला ना लेने वाला, ठीक है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर इसको बहुत कंडीशंस देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर उसको क्या नहीं कर पा रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं कर पा रहा है, मतलब इस सिस्टम को इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो पा रहा है, ये कम इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच कम है, ठीक है। कंपेयर इट किससे कर रहे हैं हम, फिनॉल से, तब जाके बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। फिनॉल के कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, वो किसके पास पहले जाएगा, इसके पास या इसके पास, सिंपल सी बात है, जिसको दिख रहा है रिच उसके पास साइड जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से ये क्या करता है, यहां पर इजीली अटैक करता है, इजीली अटैक करता है कौन सा, तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये अटैक नहीं कर पाता बेंजीन के ऊपर, क्यों, क्योंकि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया, तो यही रीजन है, सिंपल सी चीज है। कैसे लिख के आओगे, ऐसे लिखोगे, देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, डीलोकलाइजेशन कैन ऑकर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिस्टम को बना देगा रिच, ठीक है। यहां पे सिस्टम को बना देगा रिच, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल है जो कि होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन रिच, और उसको दिखेगा अगर सिस्टम रिच तो वो जल्दी से जाकर अटैक कर देगा। वहीं पे बेंजीन की बात करें, बेंजीन जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कर पाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वहां पे जाके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत देर में जाके, या फिर थोड़े से कंपेयर टू फिनॉल वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा वहां पे क्या करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपना 26 क्वेश्चन खत्म होता है।